हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे स्पाइना बाइफिडा के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि इसी लेक्चर को आपको इंग्लिश में देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके इसका लिंक वहां से प्राप्त कर सकते हैं या आप चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। स्पाइना बाइफिडा क्या है? स्पाइना बाइफिडा एक जन्मजात विसंगति है और ये तब होती है जब रीढ़ की हड्डी जो है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाती है भ्रूण विकास के दौरान। यह एक प्रकार का न्यूरल ट्यूब दोष है। और न्यूरल ट्यूब क्या है? न्यूरल ट्यूब एक बेसिक स्ट्रक्चर है भ्रूण की, जिससे बाद में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और उसकी कवरिंग्स डेवलप हो रही होती हैं। स्पाइना बाइफिडा के प्रकार। स्पाइना बाइफिडा तीन प्रकार के हो सकते हैं मुख्य रूप से: स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, मेनिंगोसील और माइलोमेनिंगोसील। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। ओकल्टा का अर्थ है छिपा हुआ, यानी इसमें जो ये प्रॉब्लम है वो छिपी हुई होती है, बाहर से इतनी ज्यादा दिखाई नहीं देती है। और ये सबसे आम प्रकार है, सर ज्यादातर यही जो स्पाइना बाइफिडा वो होता है। इसमें जो वर्टिब्रल कॉलम है या कशेरुक दंड है, वहाँ एक से अधिक जो कशेरुक हैं वो पूरे बन नहीं पाते हैं। जैसे ये पोस्टीरियर जो स्पाइन है, ये इस कशेरुक का है, ये इसका भी है पर इसका नहीं है, तो ये यहाँ पर एब्सेंट है। तो यहाँ पर या तो एक छोटा सा गड्ढा ऐसे होगा या उसके ऊपर बाल उगे हुए होंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये स्पाइनल बाइफिडा ओकल्टा हुआ। दूसरा है मेनिंगोसील। मेनिंगोसील वो कंडीशन होगी जिसमें ये गैप होने के साथ साथ जो मेनिंजीज हैं, मतलब जो कवरिंग है स्पाइनल कॉर्ड की और सीएसएफ, वो बाहर आ जाता है और केवल हल्का सा स्किन से ये कवर्ड होता है। एक थैली सी बनी हुई होती है जिसमें सीएसएफ भरा होता है और मेनिंजीज भी होती हैं, तो ये मेनिंगोसील कहलाता है। और माइलोमेनिंगोसील क्या है? माइलोमेनिंगोसील सबसे खतरनाक स्तर का या गंभीर स्पाइना बाइफिडा है। इसमें जो स्पाइनल कैनाल है उसके निचले हिस्से, पिछले हिस्से पर शरीर में जहां वो डिफेक्ट है, वहां से मेनिंजीज, सीएसएफ के अलावा जो नर्व्स हैं वो भी बाहर आ जाती हैं। और जब वो बाहर आ जाती हैं तो हमारा जो नर्व टिश्यू है, जो नर्वस सिस्टम है, वो एक्सपोज हो जाता है और उसको इंजरी हो सकती है, वो कंप्रेस हो सकता है। इसके कारण बहुत सारे लक्षण पैदा होते हैं। कॉजेज ऑफ स्पाइना बाइफिडा। क्या कारण है स्पाइना बाइफिडा की? बहुत सारे ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिनसे स्पाइना बाइफिडा के चांस बढ़ जाते हैं और उसमें सबसे बड़ा लक्षण है फोलेट की कमी। फोलेट क्या है? ये विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड का प्राकृतिक रूप है और एक स्वस्थ हेल्दी बच्चे के भ्रूण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फोलेट की कमी से स्पाइना बाइफिडा या अन्य न्यूरल ट्यूब जो दोष हैं वो उनका खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी में जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें फोलिक एसिड दिया जाता है। इवन जब प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो उसमें पहले से भी फोलिक एसिड खाना शुरू किया जा सकता है। दूसरा है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का पारिवारिक इतिहास। यदि न्यूरल ट्यूब दोष वाले जो एक फैमिली है उसमें एक बच्चा पहले से न्यूरल ट्यूब दोष का है तो दूसरा बच्चे भी न्यूरल ट्यूब दोष के साथ पैदा होने का संभावना बढ़ जाती है। और इसी प्रकार यदि एक महिला का जन्म न्यूरल ट्यूब दोष के साथ हुआ था तो उसके जो बच्चे हैं उनमें भी न्यूरल ट्यूब दोष होने का चांस बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनसे भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का खतरा बढ़ता है, जैसे एंटी कन्वर्जिव ड्रग्स, जिसमें मुख्य रूप से वेलप्रोइक एसिड। यदि गर्भावस्था के दौरान ये ड्रग ली जाती है तो इससे भी न्यूरल ट्यूब दोष डिफेक्ट हो सकता है। और ये माना जाता है कि ये इसलिए होता है क्योंकि फोलिक एसिड का जो एब्जॉर्प्शन है वो इस प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो मेन जो प्रॉब्लम है वो क्या है? फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, और इसे आसानी से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। साइन एंड सिम्टम। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा जो है उसके साथ नॉर्मल कोई ज्यादा साइन एंड सिम्टम होते नहीं हैं। केवल ऑब्जर्वेशन के दौरान हमें पीछे एक छोटा सा गड्ढा या बालों का एक झुंड वहां पर दिखाई दे सकता है। मेनिंगोसील के मामले में एक सैक या थैली बनी हुई हो सकती है जो त्वचा की पतली परत से ढकी हुई हो सकती है। इस कंडीशन में कुछ लक्षण पैदा होने शुरू हो जाते हैं यदि रीढ़ की हड्डी के आसपास की कोई वहां की नर्व क्षतिग्रस्त हो जाए,
जैसे मान लो ऐसी कोई नर्व क्षतिग्रस्त हो गई जो ब्लैडर और बाउल मूवमेंट को कंट्रोल करती हो, तो उस केस में बच्चे के बाउल और ब्लैडर मूवमेंट जो है, यानी जो स्टूल पास करने का और यूरिन पास करने का जो कंट्रोल है वो समाप्त हो जाएगा। और यदि माइलोमेनिंगोसील है तो उसमें लक्षण और ज्यादा सीरियस हो सकते हैं। ब्लैडर और बाउल कंट्रोल के साथ साथ पैरालिसिस भी हो सकता है, और पैरालिसिस होने के बाद मसल्स और जो बोन है उनका डेवलपमेंट भी अपर्याप्त हो सकता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इस दोष के कारण ये जो नसें हैं, जो नर्व्स हैं, वो खिंच जाती हैं या प्रेस हो जाती हैं। क्या डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन इसमें करेंगे? सबसे पहला तो फिजिकल एग्जामिनेशन है, यानी देखते ही पता लग सकता है कि बच्चे को स्पाइना बाइफिडा है, जस्ट ऑब्जर्वेशन। दूसरा, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे एग्जामिनेशन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, और इवन बिफोर डिलीवरी जो एंटीनेटल पीरियड है उसमें भी अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता लगा सकते हैं कि गर्भस्थ शिशु को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है या नहीं। ट्रीटमेंट क्या होगा? स्पाइना बाइफिडा का उपचार इसकी गंभीरता पर निर्भर करता है, क्योंकि स्पाइना बाइफिडा में कई अलग अलग जो हमारी शारीरिक प्रणालियां हैं वो शामिल हो सकती हैं, जैसे तंत्रिका तंत्र हुआ, कंकाल तंत्र हुआ। तो इसलिए एक बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए एक टीम ऑफ डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें न्यूरोसर्जन, यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, इसके अलावा जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, शारीरिक और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, उन और सामाजिक कार्यकर्ता, उन सबको इसमें शामिल किया जाता है। सामान्यतः स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा में किसी भी प्रकार की इलाज की जरूरत नहीं पड़ती है, जब तक कि जो उनकी स्पाइनल कॉर्ड है वो हड्डी के साथ टीथर नहीं हो जाती, मतलब उसके साथ अटैच या चिपक नहीं जाती। यदि वो टीथरिंग हो जाती है तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए सर्जरी करके उस जो टीथरिंग है, मतलब जो हड्डी के साथ जुड़ी हुई है, उसको थोड़ा सा सेपरेट करना पड़ सकता है। बाद में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती, पर यदि बड़े होने पर फिर से वो अटैच हो जाती है तो दोबारा से सर्जरी करनी पड़ सकती है। बट यदि मेनिंगोसील है तो उस केस में जो मेनिंजेस बाहर निकली हैं उनको शरीर के अंदर पुश करना होता है, और फिर वो जो स्पेस है उसको कोई पैच वगैरह लगा के रिपेयर करना पड़ता है। ये कुछ समय यानी कुछ महीनों के इंतजार के बाद किया जा सकता है, यानी जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली किया जाए। बट यदि मेनिंगोमाइलोसील है तो इमीडिएटली इलाज करना पड़ता है, 1-2 दिन के बाद ही उसकी सर्जरी करनी पड़ती है, क्योंकि अदरवाइज वो जो नर्व्स टिश्यू हैं वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं या उनको इंजरी हो सकती है। नर्सिंग मैनेजमेंट, इसमें नर्सिंग केयर मेन ध्यान आपको रखने वाला है कि जो सैक है उसको चोट से बचाया जाए। बच्चे को बहुत ही सावधानी से देखभाल की जाती है। उसमें ज्यादातर बच्चे को इसमें हम प्रोन पोजीशन में रखते हैं, और जो ये सैक है उसको संक्रमण से रोकने के लिए, बचाने के लिए उसके ऊपर एक स्टेराइल गॉज या बैंडेज उसके ऊपर रख सकते हैं जो मुलायम हो। इनटेक आउटपुट चार्ट बनाया जाता है ताकि जो न्यूट्रिशनल या पोषण की स्थिति है और जो पानी का संतुलन है उसका आकलन किया जा सके। डॉक्टर के आदेशानुसार इलेक्ट्रोलाइट और जो वाटर इम्बैलेंस है उसका भी असंतुलन दूर करने के लिए आईवी फ्लूइड्स दिए जा सकते हैं। शिशु की जो पोजीशन है उसको बार बार बदल कर आप उसका जो स्किन ब्रेकडाउन है उसको बचा सकते हैं। बट ये ध्यान रखना है कि जो पोजीशन है वो या तो प्रोन हो या लेटरल हो, इसके अलावा पोजीशन नहीं देनी है। और बच्चे का जो मलमूत्र है उसके द्वारा जो सैक है वो इन्फेक्टेड ना हो जाए, इसलिए हमें उचित स्थिति रखनी चाहिए और उसको बार बार क्लीन करना चाहिए। माता पिता को उनकी चिंता दूर करने के लिए इस दोष से संबंधित संभावित उपचार के बारे में समझाया जाना चाहिए, और बच्चे को प्रॉपर अलाइनमेंट में रखा जाए, चाहे जिस भी पोजीशन में हो, चाहे वो प्रोन हो चाहे लेटरल हो। सर्जरी के बाद वाइटल साइंस मॉनिटरिंग बहुत महत्वपूर्ण है। वाइटल साइंस के मॉनिटर भी करनी है और उसको रिकॉर्ड भी करना है। सर्जिकल साइट की जो देखभाल है वो भी सावधानी से करनी है। स्टेराइल टेक्निक से उसकी एसेप्टिक टेक्निक से उसकी केयर करेंगे ताकि इन्फेक्शन ना हो। अन्य नर्सिंग देखभाल में वो सभी नर्सिंग देखभाल करेंगे जो एक सामान्य
अस्पताल में भर्ती बच्चे की जाती है। और उसके लिए डिटेल देखने के लिए आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें हमने इसके बारे में डिटेल डिस्कस किया है। उस लेक्चर का जो लिंक है वो आप आई बटन क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद ये लेक्चर कंप्लीट देखने के लिए। आप इसी प्रकार के अच्छे लेक्चर्स देखने के लिए माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और अपने नोट्स बनाने के लिए ब्लॉगर विजिट कर सकते हैं mynursingstudentsblogspot.com और मुझे फॉलो करें ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और नर्सिंग नोट्स फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।